हेलो एवरीवन, आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक नई पोएम जिसका नाम है सी वॉक्स इन ब्यूटी, जिसको लिखा है लॉर्ड बायरन ने। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोएम है ना, हम ये सेकेंड ईयर की लड़कियों के लिए बना रहे हैं जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो चलिए अब पोएम को थोड़ा बाद में समझाते हैं। इससे पहले हम पोएट के बारे में बता देते हैं कि लॉर्ड बायरन कौन थे। तो लॉर्ड बायरन जो थे, उनका जन्म होता है 22 जनवरी 1788 को लंदन में होता है। ये एक रोमांटिक एज के पोएट थे। कौन सी एज के? रोमांटिक एज के पोएट थे। इनकी जो माँ थी वो कैथरीन गार्डन एक स्कॉटिश थी, स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड की थी। और इसके जो पिताजी थे वो कैप्टन जॉन बायरन थे। इनके पिताजी, इनका परिवार, बहुत बड़ा हिस्ट्री रही है इनके परिवार की। आपने नाम सुना है कभी? बायरन, कैप्टन जॉन बायरन। ये बहुत बड़े, इनकी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इनका जो परिवार था उसका जो वॉयलेंटिक जो वर्क होता है, इन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा है इनका, बहुत ज्यादा। तो काफी अमीर भी थे ये लोग, ऐसा नहीं है कि गरीब थे, काफी अमीर थे। खूब अच्छे से इनका लालन पालन हुआ है। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो पोएट है उनका एक पैर थोड़ा सा खराब था, ये कह सकते हैं हम कि इनका एक पैर खराब था, ये भी हम कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1805 में वह ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गया, जहां पर उसने अपनी कविताओं का पहला वॉल्यूम प्रेस किया, जिसका नाम था आवर्स ऑफ आइडलनेस। ये इनका पहला वॉल्यूम है जिनको उन्होंने प्रेस करवाया था, पब्लिश करवाया था। इसको पब्लिश करवाया है इन्होंने 1807 में, यानी कि कॉलेज में तो 1805 में गए थे और ये जो पहला वॉल्यूम इनका प्रेस हुआ है वो हुआ है 1807 में। इस पर खूब क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि सब पर इनकी नजर थी। नजर क्यों थी? क्योंकि एक बहुत बड़े खानदान से इनका रिश्ता जुड़ा हुआ था, बायरन फैमिली। बायरन फैमिली कैसी फैमिली थी? एक बहुत ज्यादा हिंसात्मक कार्य करती थी, यानी जो वॉयलेंटिक वर्क होते थे उनमें खूब उनका ये तोड़ फोड़, हिंसात्मक जो कार्य होते थे, जैसे कहीं पर ये लड़ाइयां झगड़े, ये सब इनका काम था इनके पिताजियों का। एक तरह से डॉनगिरी कह सकते हैं हम उसको, डॉनगिरी भी कह सकते हैं। तो सब पर इनकी नजर रहती थी कि ये क्या किया है। जब इन्होंने पहला वॉल्यूम प्रेस किया तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इन्हें, काफी ज्यादा इसकी आलोचना हुई थी, तो निराश भी हो गए थे। इसके बाद इन्होंने अपने उस वर्क के जवाब में भी कुछ लिखा था इन्होंने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसका जवाब भी दिया था इन्होंने, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया था। इनके जो फेमस वर्क है उनको देख लीजिए, डॉन जुआन। देखा, मैं कही रही थी कि ये डॉन शब्द से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, हिंसात्मक कार्य इनके रहे हैं। तो इन्होंने जो इनका वॉल्यूम था, इनकी जो पोएट्री थी उनमें डॉन जुआन भी हैं। आवर्स ऑफ आइडलनेस 1805 में, और इधर है वॉइस एंड स्कॉच रिव्यूअर्स 1809 में, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, इसको 1812 में इसको पब्लिश करवाया है। सी वॉक्स इन ब्यूटी इसको पब्लिश करवाया है 1814 में। और है द गैरियर्स, इसको करवाया है 1813 में। प्रिजनर्स ऑफ सिलोन, इसको दिसंबर 1816 में पब्लिश करवाया है। और भी बहुत सारे इनके वर्क हैं, अगर बताने बैठे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए सीधा पोएम पर आ जाते हैं। वर्क तो देखो, जितने भी पोएट रहे हैं इनके ज्यादातर जो वर्क है काफी ज्यादा ही है। एक आध हो तो एक आध से कोई फेमस नहीं होता है, कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ता है तब जाकर कोई फेमस इंसान बनता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएम जो आपको पीछे बोर्ड पर दिख रही है, सी वॉक्स इन ब्यूटी, ये जॉन बायरन की फेमस पोएम में से एक है। ध्यान रखना, फेमस पोएम्स में से एक है। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड बायरन जो है वो एक रोमांटिक एज के पोएट है। ये जो लॉर्ड बायरन है, इनकी एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है। इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। 1814 में इसको लिखा गया था और 1815 में इसको पब्लिश करवाया गया था, यानी कि एक साल बाद इसको पब्लिश करवाया गया है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो पोएट है वो अपनी लाइफ के एक इवेंट से इसको लिखने के लिए इंस्पायर हुए थे। ऐसा नहीं है उन्होंने सपना आया था या कुछ और है,
बल्कि किसी लाइफ में उनके में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे वो इंस्पायर हुए, उन्होंने सोचा कि हमें लिखनी चाहिए किसी की तारीफ में, तो उन्होंने लिख डाली। अब कहानी ये मानी जाती है कि एक बार वो लंदन की एक पार्टी अटेंड करते हैं और डेट होती है उस दिन 11 जून 1814 को लंदन में एक पार्टी को अटेंड करते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सुंदर लेडी से, जो वॉयरन है ना, उनके कजिन की वाइफ होती है। कौन होती है? उनकी वाइफ होती है। अब जिसका नाम होता है एली विलमॉट है। इसको देख करके ना वॉयरन अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हिंदी में कहूँ तो लट्टू हो जाते हैं उस पर। जबकि उसे बताया कि ये शादीशुदा है, मेरे भैया की पत्नी है यार, मेरे चाचा ताऊ कजिन है, तो चाचा ताऊ फूफा मामा किसी का तो होगा, उसी की तो बीवी है। तो वो उस पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसे देख करके कि कितनी सुंदर है, इसने काले रंग का गाउन पहन रखा है, एकदम गोरी चिट्टी है, कितनी सुंदर लग रही है, मेकअप देखो एकदम इस तरह से मेकअप किया है, लग नहीं रहा कि भगवान पता नहीं किस तरीके से उसके दिमाग में ये थॉट्स आए उसके बारे में। अब ये तो दिमाग है, कुछ भी सोचता रहता है, दिमाग कभी किसी कंट्रोल में नहीं होते, तो वो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये पार्टी खत्म हुई, उन्होंने देखा उसको, उसकी तारीफ हो रही है, ये तो इतनी सुंदर है, इतनी, उससे बातें करते हैं। उसके बाद जब अगली सुबह होती है ना, उसी दिन 12 तारीख को इसे कंपोज कर देते हैं, 12 तारीख को इसे ये लिख देते हैं और इसके 1 साल बाद इसे पब्लिश करवा देते हैं। काफी पब्लिसिटी मिलती है, खूब फेमस होता है ये, बहुत ज्यादा इन्हें तारीफ मिलती है इस वर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे एक बात यह है कि इस पूरी पोएम में ना उस लेडी की ब्यूटी को फोकस किया है और कुछ नहीं दिखाया, मेनली तो पोएट ने उसकी ब्यूटी को ही फोकस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वो, शी वॉक्स इन ब्यूटी। भाई पोएट ने लड़की को देख लिया है, पोएट ने औरत को देख लिया है पार्टी में, वो क्या कह रहे हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्ट्रेरी स्काइज। सी वॉक्स इन ब्यूटी, वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी चाल जो थी ना वो बहुत ही सुंदर थी, यानी कि वो बहुत ही मटक मटक के चल रही थी। इस तरह से हमारी भाषा में तो ऐसे कहेंगे, इंडिया में तो ओहो ज्यादा मटक मटक के चल रही है, हमारे इंडिया में होता तो ऐसे ही कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत सुंदर तरीके से चल रही थी, वो बहुत सुंदर थी, वो इतनी सुंदर थी, देखिए कितनी लाइक, यहाँ पर उसका कंपेरिजन किया गया है, किससे किया गया है वो देखें, द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स और स्टेरी स्काई। स्टेरी मीन्स होता है भरा हुआ आसमान, तारों से भरा हुआ आसमान, तो उसकी तुलना की गई है क्लाउडलेस, रात का समय है, रात का समय हो और कोई बादल नहीं हो, क्लाइम्स किसी तरह के कोई बादल नहीं चढ़ रहा हो आसमान में या ना हो, और पूरे सारे तारे जो हैं वो आसमान में दिख रहे हो, इस तरह की चांदनी रात से उस औरत की ब्यूटी की तुलना की गई है। इस तरह की चांदनी रात से उस औरत की ब्यूटी की तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, और इसका जो मेकअप है डार्क एंड ब्राइट, देखो वैसे तो डार्क एंड ब्राइट एक साथ आते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी सुंदर वो औरत लग रही थी ना, उसके ऊपर लाइट भी पड़ रही थी और थोड़ी शेड भी आ रही थी, यानी कि थोड़ा सा, भाई पार्टी है, कभी कभी लाइट चेंज होती है, उस तरह बता रहे हैं कि कभी कभी उसके ऊपर लाइट भी आ रही थी, ब्राइट भी हो रही थी, कभी कभी डार्क का भी वो शेडो पड़ रही थी उस पर, तो वो बहुत सुंदर लग रही थी उसमें। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, कुछ हद से ही ज्यादा ही सुंदर वो लग रही थी। मीट इन हर एक्सपेक्ट एंड हर आइज, और सबसे ज्यादा जो इस अवस्था में सुंदर लग रही थी, मीट इन हर एक्सपेक्ट एंड हर आइज, उसकी जो आंखें थी ना वो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। देखो मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियन ज्यादातर गोरे ही होते हैं, ब्लैक रंग की उसने ड्रेस पहन रखी है, भाई काले रंग की गोरा आदमी अगर काले रंग की ड्रेस पहनेगा और वो भी पार्टी में, जबकि पार्टी में तो काफी सारी लाइटिंग सिस्टम भी अच्छा होता है, तो लाइट जब उस पर गिरेगी तो बहुत सुंदर तो लगेगी वो औरत, तो इसे भी ये वो औरत बहुत सुंदर लग रही है। जब उन्होंने ब्लैक रंग का गाउन पहने हुए है, बहुत सुंदर वो दिख रही है, तो उसको बता रहे हैं उसकी आंखें जो है ना वो तो गजब ही लग रही है, ये मान लो कि गजब ढा रही है उसकी आंखें, तो सबसे ज्यादा जब उसकी आंखों से आंखें मिल रही है तो ये मान लो कि किस तरह से मैं बयां करूं, कोई नेमलेस है, वो कहेगा भी यहाँ पर आया है नीचे नेमलेस की, उनको बयां नहीं किया जा सकता। 10
द स्मेल ऑफ द टू दैट टेंडर लाइट, उसके ऊपर मेलो मीन्स मधुर, मधुर यानी कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी, भाई मधुर तो मीठी थोड़ी होगी, वो खाया थोड़ी है उसमें से, तो मीठी थोड़ी कहेंगे उसे, यहाँ पर थोड़ी मधुर कह सकते हैं, कि उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी उसके चेहरे के ऊपर। विच एबल्स टू गॉडी डे डिनाइज, डिनाइज मीन्स होता है किसी चीज के लिए मना करना, और जिस तरह की लाइट और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था ऐसी रोशनी को तो हेवन भी दिन को नहीं देता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो तारे हैं वो रात के समय निकलती हैं, उनकी जो रोशनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो रात को ही निकलती है, कोई दिन के समय तो वो दिन को तो मना ही कर देंगे, कोई हम नहीं दे रहे ये रोशनी, कहने का मतलब देते ऐसे देता नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है कि दिन में तो तारे उगते ही नहीं है, तो उनकी रोशनी कहाँ से आएगी। तो यहाँ पर यही बताया है कि दिन के टाइम में भी ऐसी रोशनी नहीं होती है। जैसी लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी वो बहुत सुंदर लग रही थी, कुछ हद से ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पर हम ये कहें कि पोएट ने कुछ ज्यादा ही उस औरत के बारे में कह दिया, अगर उसके पति को पता लगा तो उसकी खैर और नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी, मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, सिर्फ जोक। One shade the more, one ray the less. One shade the more. अगर उसके ऊपर जरा सी भी और शेड यानी कि छांव या थोड़ी सी डार्कनेस थोड़ा सा और होता, या फिर ये कहे वन रेज द लेस, एक भी उसके ऊपर किरण कम पड़ जाती या थोड़ी सी रोशनी भी उसके ऊपर कम पड़ जाती ना, एंड हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस प्लेस, तो उसकी जो सुंदरता थी ना वो खराब हो जाती, यानी कि वो इतनी सुंदर नहीं लग पाती अगर एक भी रोशनी उसके चेहरे पर कम पड़ती या उसके चेहरे पर थोड़ी सी डार्कनेस और होती तो वो बिल्कुल सुंदर नहीं लगती। यानी कि रोशनी और डार्कनेस दोनों बराबर रूप से थी तो तभी तो वो सुंदर लग रही थी। अगर उसके ऊपर जरा सा भी कम या ज्यादा होता ना रोशनी का कुछ भी, तो वो उतनी सुंदर नहीं लग पाती। हैड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस, नेमलेस यानी शब्दों में बयां ना कर पाना, कि वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं शब्दों में उसे बयां नहीं कर पा रहा था, आधा शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, कितनी सुंदर लग रही थी। इम्पेयर मीन्स बिगाड़ना, कि वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आधा शब्द कहकर उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था उसकी सुंदरता को, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, मैं उसके बारे में कोई शब्द कह नहीं पा रहा था उस समय, इतनी सुंदर वो दिख रही थी। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज, जैसे यहाँ मैं आपको रेवन बता दूं, रेवन मीन्स होता है काला कौआ, जैसे किसी पेड़ पर, सुंदर से पेड़ पर आकर के एक काला कौआ बैठ जाए ना, ऐसे ही वो देख रही थी कि भाई आप भी जानते हैं कि पेड़ तभी अच्छे लगते हैं जब उसके ऊपर पक्षी आकर बैठते हैं। जैसे बर्फ है, अब यहाँ इंडिया की बात तो है नहीं है, अब ये बात है इंग्लैंड की, तो वहां तो बर्फ पड़ती है, अगर बर्फ वाले पर पेड़ पर अगर एक कौवा आकर बैठे तो कितना सुंदर लगता है। तो वो बताया है कि जितना सुंदर वो कौवा लगता है ना, उतना ही सुंदर वो लग रही थी उस ब्लैक ड्रेस में, जो काली ड्रेस उसने पहन रखी थी, वो काला गाउन, उसमें इतनी सुंदर लग रही थी वो। और सॉफ्टली लाइटेड ओवर हर फेस, और उसके चेहरे पर एक अलग सी ही चमक बनी हुई थी, और ओवर हर फेस यानी उसके चेहरे के ऊपर, उसके जो चेहरा था ना उसके ऊपर अजीब सी लाइट पड़ रही थी, इतनी सुंदर वो दिख रही थी बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नेमलेस है, उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, उसको बताया, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वो इतनी सुंदर दिख रही थी। Where thoughts seemingly sweet express how pure, how dear their dwelling place. वो कह रहे हैं कि और उसके सॉफ्टली देखो, सॉफ्टली मीन्स होता है प्यारी सी रोशनी उसके चेहरे पर थी। Where thoughts serenely मैं आपको बता दूं स्थिरता, स्वीट एक्सप्रेस, उसका चेहरा जो था ना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, स्वीट एक्सप्रेस में था, बहुत सुंदर दिख रहा था उसका चेहरा, और उसके जो बाल थे ना उसके चेहरे पर आ रहे थे तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे तो वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, और सुंदर वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल हो, इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई एंजल हो, परी हो, कोई हूर परी आसमान से उतरी हो, वो इतनी सुंदर लग रही थी। हाउ प्योर, वो कितनी प्योर थी, हाउ डियर, वो कितनी प्रीसियस थी, देयर ड्वेलिंग प्लेस,
ऐसा लग रहा था कि वो अपने निवास स्थान से स्वर्ग की अप्सरा आई हो उतर के स्वर्ग से। कैसे लग रहा था? जैसे वो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतर के आई हो इस धरती पर। वो इतनी सुंदर मुझे लग रही थी, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं क्या कहूँ उसकी सुंदरता के बारे में। हाँ, तो पोएट और भी कह रहे हैं कुछ उसके बारे में। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। एंड ऑन दैट चीक्स एंड ओवर दैट ब्रो, ऑन दैट चीक्स उसके गालों पर, एंड ओवर दैट ब्रो, ब्रो यानी कि जो ब्रो आईब्रोज होती है उनके ऊपर का जो ललाट होता है उसकी बात की गई है, सिर की बात की गई है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं उसके गाल और उसके सिर, ये माथे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था, बहुत चमक रहा था। सो सॉफ्ट, वो कितनी नम्र थी। सो काल, वो कितनी शांत थी। सो इलिक्वेंट, इलिक्वेंट भी तो कितना अच्छा बोल रही थी, कितना मीठा बोल रही थी सबसे। तो उसकी सुंदरता में और कुछ कह रहे हैं पोएट। क्या कह रहे थे कि उसके जो गाल है, उसके जो आईब्रोज है, उनके ऊपर का जो हिस्सा है वो बहुत सुंदर लग रहा था, चमक रहा था। गालों पे लाली छाई हुई थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी और सबसे अच्छे से बातें कर रही थी। द स्माइल दैट विन द टिट्स दैट ग्लो, द स्माइल दैट विन, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो दिलों को जीतने वाली थी। अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। अरे कोई अच्छी तरह से बातें करे तो दिलों को ही जीतेगा और क्या करेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि वो दिलों को जीतने वाली इसकी जो स्माइल थी, एंड टिट्स दैट ग्लो, और उसके चेहरे का, हाँ, चेहरे का जो ग्लो था, ग्लो यानी कि जो रौनक आती है चेहरे पर, उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो उसके चेहरे का जो ग्लो था उसको देखकर ऐसा लग रहा था, भाई कैसा लग रहा था। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, उसके चेहरे को ग्लो और उसके चेहरे के गोरेपन को देखकर ये लग रहा था कि उसने टेल ऑफ डेज, उसने काफी दिन गुजारे हैं इन गुडनेस, अपनी जो स्पेंड, उसने अपनी चेहरे की, अपने शरीर की देखभाल के लिए, उसको नरिशिंग करने के लिए, उसको अच्छे से पोषण देने के लिए कितने ही दिन पता नहीं बर्बाद किए होंगे, कितने दिनों से उसका ख्याल रख रही होगी वो, तब जाकर उसे ऐसी स्किन मिली है, ऐसा उसका ग्लो आया है चेहरे पर। उसकी बात कर रहे हैं माइंड। अब उसकी फिजिकल बॉडी से लेकर अब उसके माइंड और हार्ट की बात कर रहे हैं। अभी जो सुंदरता हो रही थी वो उसके फिजिकल जो बॉडी है उसकी बात हो रही थी। अब उसके माइंड की बात करेंगे और उसके बाद पोएट बात कर रहे हैं उसके दिल की। तो वो माइंड के बारे में क्या कर रहे हैं? अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, कि उसका जो दिमाग था, यानी कि उसका जो मस्तिष्क था, माइंड जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत था। उसका मूड अच्छे से बन रहा था, यानी अच्छे से बात कर रही थी सबसे। तो इसका मतलब ये है कि उसका मूड अच्छा था, अच्छे से वो बात कर रही थी सबसे। अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और उसका दिल जो था वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उसमें प्यार भरा हुआ है और बहुत ज्यादा इनोसेंट है, मासूम है। तो देखा पोएट ने अपने दोस्त क्या कहे, कजिन कहिए आप, कजिन की जो वाइफ थी उसका यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से वो किया है, एक्सप्रेस किया है अपनी भाषा में कि वो कितना अच्छा लग रही थी, कितना वो क्या सोच रहे थे वो उसके बारे में, क्या उसके थॉट्स थे उस औरत के बारे में। तो वो सब यहाँ बताया गया है। वैसे मैं आपको उस लेडी का नाम बता दूं जिसके बारे में ये कह रहे हैं, उसका नाम है लेडी हार्टन। लेडी हार्टन के बारे में यहाँ बताया गया है। लेडी हार्टन जो थी, उनके जो कजिन थी, उसकी वाइफ थी, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भाभी लगती है। तो अपनी भाभी के ऊपर ये सब कह रहे हैं। हमारे इंडिया में तो भाभी लगती है और क्या लगती है, इंडिया में अगर ऐसा रिश्ता होता है तो उसको भाभी कहते हैं। तो अपने भाभी के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसी लग रही थी, सुंदर थी, गाउन पहने हुए थी काला, बहुत सुंदर दिख रही थी। तो ये सब उन्होंने अपने बहुत अजीब ढंग से पेश किया है। बहुत ज्यादा पोएम बहुत छोटी है, केवल 3 स्टेंजास में है। 3 स्टेंजा में भी 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन के 3 स्टेंजास है बस, ज्यादा बड़ी ये पोएम नहीं है। सरल भाषा है, कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं आया इसमें कि उसको अलग से बताना पड़े। वैसे भी आप नहीं आता है कोई भी, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको वैसे भी बता चुकी हूँ एक एक वर्ड के बारे में, एक एक शब्द के बारे में कि ये क्या है, किस चीज के बारे में, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको इसके बारे में। और रही बात इस पोएम की, ये एक लिरिकल पोएम है। कैसी पोएम है? लिरिकल पोएम है। इसमें राइमिंग स्कीम बन रही है, आप बना के देख सकते हैं। बिलो ए
इलोक्वेंट बी नहीं मिल रहा है, इससे बिलो, बिलो और गिलो मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ये इससे मैच हो रहा है बी, ए बी और बिलो ए और ये बी, तो इसकी राइमिंग इसकी बनेगी ए बी ए बी ए बी। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसकी राइमिंग इसकी भी अच्छी है, ए बी ए बी ए बी। पूरी जो पोएम है इसकी राइमिंग इसकी यही रहेगी। आप उनकी भी निकाल कर देख सकते हैं, हम निकालना भूल गए थे पहले, लेकिन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको निकालने में। और इसमें आयामिक टेट्रामीटर इसमें इस्तेमाल किया है। आयामिक टेट्रामीटर हम आपको बता देते हैं कि इसमें सिलेबस होते हैं, मीटर हमने आपको भी कराए नहीं है। जब तक आप मीटर को नहीं समझेंगे तब तक ये आप कर भी नहीं पाएंगे। मीटर हम किसी दिन आपको सेपरेट वीडियो बना करके डाल देंगे, जिससे आप समझ जाए कि मीटर क्या होते हैं। 2-3 चीजें होती है लिटरेचर में, जैसे मीटर है, इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, उसमें लिरिकल वर्ड्स हो गए, उनकी बातें होती है, और 2-4 चीजें ही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा चीजें निकालनी पड़ेगी लिटरेचर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर दे दूंगी। और वैसे भी इतनी खास वो नहीं है, ये पोएम ज्यादा टफ नहीं है, इजी सी इसकी लैंग्वेज है, आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।